मॉर्निंग गर्ल्स, आज मैं आपको राजनीतिक संस्कृति के नियामक, राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य एवं राजनीतिक संस्कृति के जो आधार हैं वो कराने जा रही हूँ। तो राजनीतिक संस्कृति के जो पहला मैंने आपको बताया नियामक हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वे कौन से तत्व हैं जिनसे राजनीतिक व्यवस्थाओं की संस्कृति में अनोखापन आता है। तो टैलकट पार्सन्स ने हर समाज की संस्कृति में प्रमुख रूप से 3 नियामक बताए हैं। तो वो 3 नियामक कौन से हैं? पहला है व्यक्तिपरक हित, दूसरा है सहभागिता और तीसरा है राजनीतिक विश्वास। तो व्यक्तिपरक हित क्या होते हैं? यानी किसी भी व्यक्ति के राजनीति के बारे में जो विचार होते हैं और राजनीतिक व्यवस्था जो है वो किस प्रकार उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करती है, यानी पूर्ति कर भी पाती है या नहीं, असमर्थ है या समर्थ है, इस आधार पर उसके व्यक्तिपरक हित हम गिनते हैं। तो ये राजनीतिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण नियामक व्यक्ति के व्यक्तिपरक हित होते हैं। यानी अगर कोई राजनीतिक व्यवस्था व्यक्ति के हितों की साधक है, यानी उसकी पूर्ति करती है, तो उसका राजनीतिक संस्कृति में सकारात्मक रुख होगा। और यदि वह व्यवस्था उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने में असमर्थ है, तो उसका नेगेटिव रवैया उसके प्रति हो जाएगा। दूसरा है सहभागिता। तो राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति किस उद्देश्य विशेष से अपनी सहभागिता निश्चित करता है, यानी व्यक्तिगत है उसकी का उद्देश्य, सार्वजनिक है या मानवीय है, यानी इनमें से किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह अपनी सहभागिता देगा। व्यक्ति किस प्रकार के विचार रखेगा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, किसी राजनीतिक घटना पर वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा और राजनीति में भाग लेने की इच्छा पर उसकी निर्भर करता है। यानी व्यक्ति की सहभागिता राजनीतिक संस्कृति का आधारभूत नियामक है। तीसरा जो नियामक है वह है राजनीतिक विश्वास। यदि हम भारत का ही उदाहरण लें तो हम ये पाएंगे कि कई फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि जिनके पूर्वजों ने, दादा ने, परदादा ने कांग्रेस के सदस्य थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, तो वो उनकी स्वामी भक्ति कांग्रेस के प्रति, यानी उनका विश्वास जो है वो कांग्रेस में होता है। तो इस तरीके से पार्टी के एजेंडा पर डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति है वो उसका विश्वास किस पार्टी में हो। एक और चीज़, जैसे व्यक्ति खाने पीने और भौतिक स्तर पर जीने से संतुष्ट नहीं होता, अपने मूल्यों को प्राप्त करने का उसका ध्येय होता है। यही राजनीतिक मान्यताएं हैं व्यक्ति को बगावत करने की या उसके प्रति स्वामी भक्ति की ओर अग्रसर करती हैं। यानी यदि व्यक्ति परतंत्रता को पसंद नहीं करता, तो जब उपनिवेशवाद था तो ऐसे व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम में ज़रूर एक्टिव रूप से भाग लेंगे और स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना को पूर्ण करेंगे। तो ये हुए राजनीतिक संस्कृति के नियामक। अब हम आते हैं राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्यों पर। तो जो परिवर्त्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, दूसरा है भावात्मक अभिमुखीकरण और तीसरा है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। तो ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण क्या है? इसका मतलब है कि व्यक्ति राजनीतिक वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं और जो भी मुद्दे हैं राजनीतिक, उन पर कितना और किस प्रकार का ज्ञान रखता है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों के मस्तिष्क में राजनीति के बारे में क्या धारणा है, यानी राजनीति को वो अच्छा मानते हैं या फिर उसे एक अच्छी चीज़ नहीं मानते, यानी हेय दृष्टि से देखते हैं। कहते हैं ना कि अमुक व्यक्ति तो बड़ा राजनीतिज्ञ है, तो इससे अच्छे विषय में नहीं देखा जाता।
यदि निष्पक्ष रूप में और सही चित्रण व्यक्ति करता है राजनीति के बारे में, और या उसका जो मनोभाव और जो है राजनीति के प्रति वो स्वार्थों से पूर्ण है, तो ये चीज़ देखने वाली है। यानी दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे उसका राजनीति के प्रति अच्छा दृष्टिकोण हो या गंदा दृष्टिकोण हो, वह राजनीतिक संस्कृति में सम्मिलित होना पड़ता है उसको, और प्रभावित भी वह करता है। यानी राजनीतिक संस्कृति में उसका समाहित होना आवश्यक है। इसी के आधार पर व्यक्ति अपने व्यक्तिपरक हितों को राजनीतिक व्यवस्था से पूरा होना या नहीं होना आंकता है। दूसरी बात जो है वो राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य के रूप में भावात्मक अभिमुखीकरण है। इसका संबंध व्यक्ति की उन भावनाओं से है जिनके कारण वह राजनीतिक गतिविधियों से लगाव या अलगाव, पसंद या नापसंद करता है। वह किसी भी व्यवस्था, संस्था या प्रक्रिया को स्वीकार या अस्वीकार करता है। उसके अपने रीजंस होते हैं। यानी व्यक्ति अपनी भावनाओं को जोड़कर उनका महत्व या उनकी निरर्थकता का आधार बनाता है, और इसी के आधार पर व्यक्तियों की सहभागिता, राजनीति में सक्रियता या उदासीनता का ज्ञान हम कर सकते हैं। फिर आते हैं हम मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण पर। तो व्यक्ति राजनीतिक क्रिया के संदर्भ में अपना संगठन, पसंद, मूल्य और बोध यानी परसेप्शन का चयन जिस विधि से करता है उसी को हम कहते हैं मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। कई बार व्यक्ति राजनीतिक क्रिया को अर्थ प्रदान करते समय मूल्यों से अधिक अपने हितों का ध्यान रखता है ना, यानी उसका हित किस में है, और फिर वह मतलब राजनीतिक सक्रियता दिखाता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति किसी राजनीतिक गतिविधि का विरोध किस लिए करता है, उसका उसमें नुकसान है या नहीं। उदाहरण के लिए अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो जिन किसानों को इससे लाभ है वो तो इसका समर्थन करेंगे, और जो इससे जिनको हानि है वो इस किसान जो अभी बना है कानून उसका विरोध करेंगे। यानी व्यक्ति किसी राजनीतिक गतिविधि का विरोध करने का निश्चय कर लेता है तो विरोध के उपकरणों का भी चयन जो है, उनके प्रयोग की शैली और स्थिति या गतिविधि जो है उसकी मूल्यों पर डिपेंड करेगा। यानी यदि अहिंसा का मूल्य उसने धारण किया है तो फिर वो उस रूप में व्यक्त करेगा अपना समर्थन या विरोध, और यदि उसने हिंसा को अपना मूल्य माना है तो वो उस कानून के प्रति हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हो जाएगा। तो इन नियामकों के कारण राज्यों में राजनीतिक संस्कृतियां भिन्नता वाली बन जाती हैं। तो यदि विकासशील राज्यों की राजनीतिक संस्कृतियों को हम देखें तो हम जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि इन देशों में कई कारणों से लोगों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकनात्मक अभिकरण जो हैं वो ऐसी अस्थिर भ्रांतिपूर्ण बातों पर आधारित होते हैं जिनको कि चेंज कर पाना या ठीक कर पाना करिश्मे वाले राष्ट्रवादी नेताओं के लिए भी कठिन हो जाता है। यानी बहुत जो अच्छे नेता होते हैं वो भी इन को चेंज नहीं कर पाते। अब हम आते हैं राजनीतिक संस्कृति के आयामों पर। तो राजनीतिक संस्कृति के आयामों में पहला आयाम है राष्ट्रीय अभिज्ञान। इसका आशय क्या है कि व्यक्ति अपने आप को किस राजनीतिक इकाई के साथ जोड़ता है। यानी व्यक्ति जो है अपने आप को क्षेत्रीय इकाई के साथ जोड़ना चाहता है या धार्मिक इकाई के साथ या कबीले के साथ। यानी व्यक्ति मान लीजिए कि एक वैश्य है तो वो अपने आप को एक वैश्य ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव रखना चाहता है, या फिर वह अब जैसे मान लीजिए राजस्थान का वो निवासी है तो क्षेत्रीय इकाई में अपने आप को वो एक्टिव रखना चाहता है या राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव होना चाहता है। ये चीज़ इसके अंतर्गत आती है। यानी उप व्यवस्थाओं में वो एक्टिव रहना चाहता है या मेन व्यवस्था में। जैसे भारत का नागरिक है कोई बंगाली, पंजाबी या हिंदू या मुसलमान, तो वह
अपनी जो इन उपव्यवस्थाओं से जुड़ा रहना चाहता है वो इनको त्याग कर राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रीयता को पहले महत्व देता है। ये चीज़ राष्ट्रीय अभिज्ञान के तहत आती है। दूसरा जो है यानी इसी में एक बात और ध्यान रख लीजिए कि राजनीतिक विश्वास भी अनेक रूप ग्रहण कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकात्मों में यह अपेक्षा रहती है कि राजनीतिक व्यवस्था के अधिकांश सदस्य जो हैं वो जातीयता, क्षेत्रीयता और वर्गीयता को त्याग करके ऊपर उठ करके संपूर्ण राष्ट्र के हितों को ध्यान में रख के और फिर राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय बने। दूसरा जो वो है आधार वह है साथ ही नागरिकों में एकमेकता। इसका क्या मतलब है कि राजनीतिक संस्कृति का जो प्रथम आयाम है उसकी जो व्यावहारिकता है इस बात पर भी निर्भर करती है कि किसी भी समाज के सदस्य अपने साथी सदस्यों के बारे में किस प्रकार का विचार रखते हैं। यानी नागरिक आपस में भिन्नता, जातीय, भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक, तो इन भिन्नताओं के होते हुए भी एक दूसरे के सहयोगी होते हैं या फिर वो इन जो भिन्नताओं को अपने जहन में रख करके और इनसे ऊपर नहीं उठ सकते और सहयोगी नहीं बनते और विखंडनकारी प्रवृत्तियां हैं जो विद्यमान हो जाती हैं। तो स्वेच्छाचारी और साम्यवादी शासन प्रणालियों में ऐसा देखा जाता है कि जो साथी नागरिकों के साथ एकात्म जो है उसकी विविधताएं, संघर्ष और विषमताएं बनी रहें, पर यह सब सीमाओं में हों। यानी जब बात आती है राष्ट्र की तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके, त्याग करके आप पहले राष्ट्र के बारे में सोचो। तो तादात्म्य और लोकतंत्र में क्या है, सभी स्वतंत्र हैं, तो सब जो है ये जो संकुचित विचारधारा में फंस करके और वो राष्ट्रवाद को गौण समझते हैं और ये जो उपव्यवस्थाएं हैं इनके ज़्यादा स्वामी भक्त होते हैं। तो तादात्म्य का यही अर्थ है कि समाज के सदस्यों में किसी भी कारण से जो विषमताएं या विरोध हैं उन सबसे व्यक्तियों की राजनीतिक सक्रियता जो है वो प्रभावित होती है। अब हम आते हैं अगला जो है वो है शासन निर्गतों के बारे में जो आस्थाएं हैं वो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो यहाँ पर व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायपालन के निर्गत कार्यों पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने लाभों के संदर्भ में सरकार के बारे में किस प्रकार के विचार बनाता है। यानी अगर व्यक्ति के हितों की पूर्ति सरकारी निर्गतों से आशा नहीं बंधती है तो व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से उदासीन हो जाता है। यानी यदि उसकी मांगों की पूर्ति राजनीतिक व्यवस्था से नहीं होती तो वो राजनीतिक रूप से उदासीन हो जाता है, और यदि उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति होती है तो फिर वो एक्टिव हो जाता है और सक्रिय रहने लगता है। यानी हर राजनीतिक समाज में दोनों प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, यानी एक तो जो एक्टिव होते हैं और दूसरे जो एक्टिव नहीं होते। तो सामान्यतया सरकार के निर्गत कार्यों से समाज का बहुत बड़ा वर्ग लाभान्वित होता है। जैसे एक लोक कल्याणकारी राज्य में जो निम्न वर्ग है उसके लिए कई सेवाएं जो हैं वो सरकार या कई स्कीम्स चलाती है, जैसे कि यानी जो घरेलू चूल्हा उपलब्ध करवाना या लोन देना, तो ये सारी सुविधाएं जो हैं लो इनकम ग्रुप्स के लिए होती हैं। तो राजनीतिक संस्कृति के प्रथम दो आयामों को उपलब्ध कराने में इस बात का भी बहुत महत्व होता है कि जनता सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रति आशावान है या निराशावान। यदि आशावान है तो वो सक्रिय रूप से भाग लेगी, यदि निराशावान है तो नहीं लेगी। फिर निर्णयकारिता के बारे में भी जो आस्थाएं हैं वो भी जो हैं वो आधार होती हैं राजनीतिक संस्कृति का। यानी निर्णय करने वालों के बारे में दो विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं? एक तो निर्णय करने वाले जनता में से जनता द्वारा ही भेजे जाते हैं, यानी हम ही लोग अपने लोगों को इलेक्ट करते हैं लोकतंत्र में, इलेक्शंस में। और दूसरा, निर्णय करने वाले अपने हर निर्णय के संबंध में जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं।
तो यही कारण है कि दुनिया के जितने भी अधिकांश राज्य हैं उनमें प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से चुनावों द्वारा ही व्यवस्थापिकाओं की व्यवस्था होती है। और जो राजनीतिक संस्कृति के जो आयाम हैं उनके विवेचन से यह भी स्पष्ट होता जाता है कि आम राजनीतिक विश्वासों पर ही जो है अपना ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वह यह है कि राजनीतिक संस्कृति अवधारणा की जो अवधारणा है वो स्पष्ट और सुनिश्चित रहे। सिडनी वर्मा जो हैं, एक थिंकर हैं सिडनी वर्मा, उन्होंने उनकी मान्यता के अनुसार 4 चीज़ें उन्होंने बताई हैं निर्णयकारिता के बारे में। वो क्या है? पहली है, राष्ट्रीय राज्य आज भी व्यक्तियों की आस्थाओं को ढालने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति है। यानी जो आस्थाएं हैं वो राज्य ही निर्धारित करता है, उसके पास ये महत्वपूर्ण शक्ति होती है। दूसरी बात, सभी प्रकार की समस्याएं राष्ट्रीय राज्य से ही संबंधित होती हैं। यानी भुखमरी है या अपने अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर पर्यावरण से संबंधित है, ये सारी समस्याएं राष्ट्रीय राज्य से संबंधित होती हैं और वही इनका निराकरण भी पॉलिसीज़ बना करके कर सकता है। तीसरी प्रमुख बात वर्मा ने बताई, राष्ट्रीय राज्यों में होने वाले परिवर्तन ही राजनीतिक विकास कहलाते हैं। जब राष्ट्रीय राज्यों में परिवर्तन होता है तभी यानी जब सकारात्मक परिवर्तन होता है तभी हम कहेंगे कि राजनीतिक विकास हुआ है उस राज्य में। और चौथी बात यह है कि राष्ट्रीय राज्यों से संबंधित नागरिकों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, राजनीतिक आधुनिकीकरण, यानी उनमें अच्छा परिवर्तन होता है। अपनी जो उपव्यवस्थाओं से उठ करके, संकीर्ण भावनाओं से उठ करके राष्ट्रीयता की भावना उनमें आ जाती है, तो हम कहेंगे कि उस राज्य में राजनीतिक आधुनिकीकरण हुआ है। तो यह भी राष्ट्रीय राज्य से ही परिभाषित किया जाता है। यानी जितने भी ये आधार हैं इनको कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रीय राज्य। इस प्रकार राष्ट्रीय राज्य की बहुत भूमिका है, अहम भूमिका राजनीतिक संस्कृति को बनाने में और इसका निर्धारण करने में। ओके, सो थैंक्स फॉर टुडे। वील कंटिन्यू अगले लेक्चर में।